हाय गाइस, वेलकम टू शेयर म्यूचुअल। तो आज हम बात करेंगे जनरल एक्सेप्शन की। मैंने अपने पिछले वीडियोस में जनरल एक्सेप्शन की बात की थी, लेकिन इस बार हम थोड़ा क्विक रिकैप करेंगे। क्लास में बहुत ज़्यादा गैपिंग हो गई थी, इसलिए हम चाहते हैं कि रिकैप करके आप लोगों को सारे सेक्शन जो है वो छोटे छोटे की पॉइंट में बता दिए जाए, ताकि आप लोग उसे मतलब रिवाइज कर सकें जस्ट फॉर रिविजन। और आगे की क्लासेस हम आरपीडी से रैपिड प्राइवेट डिफेंस जो होता है उसको हम काफ़ी डेप्थ में पढ़ाएंगे, क्योंकि 95 सेक्शन तक मैंने पढ़ा दिया था। ठीक है, तो आज हम करते हैं, रिकैप कर रहे हैं बेसिकली सेक्शन 76 और इसके साथ जो प्लस सेक्शन है वो है 79। तो सेक्शन प्लस करके मतलब जो सेक्शन एक दूसरे से रिलेटेड है उनके साथ हम लोग पढ़ेंगे। तो जो 76 है सेक्शन 76, उसमें दिया गया है एनी पर्सन हु इज बाउंड बाय लॉ या फिर मिस्टेक ऑफ फैक्ट के चलते वो बिलीव करता है कि वो बाउंड बाय लॉ है। बाय द मिस्टेक ऑफ फैक्ट, believing himself bound by law। या तो वो व्यक्ति सेक्शन 76 में, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जनरल एक्सेप्शन का मतलब होता है कि किसी व्यक्ति को क्रिमिनल लायबिलिटी से बचाना। यदि हम जनरल एक्सेप्शन के थ्रू कोई भी ऐसा क्राइम करते हैं जो कि जनरल एक्सेप्शन के सेक्शन में लेट डाउन करता है, तो हमें क्रिमिनल लायबिलिटी से हम बच सकते हैं। तो जो सेक्शन 76 है उसमें कहा गया है कि जो व्यक्ति बाउंड बाय लॉ होता है, यानी कि विधि द्वारा आबद्ध होता है, या फिर बाय द मिस्टेक ऑफ फैक्ट बिलीविंग हिमसेल्फ बाउंड बाय लॉ, या तो तथ्य की भूल के कारण खुद को ये समझता है कि वो बाउंड बाय लॉ है, तब उस व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य क्षमा योग्य होता है। अभी हम जानेंगे कि मिस्टेक कितने प्रकार की होती है, तो वो सेक्शन 79 में हम लोग देखेंगे। तो बेसिकली सेक्शन 76 ये कहता है कि कोई व्यक्ति जो बाउंड बाय लॉ होता है, यानी कि विधि द्वारा आबद्ध होता है, या फिर अपने आप को फैक्ट के थ्रू या फिर मतलब मिस्टेक ऑफ फैक्ट के थ्रू ये समझता है कि वो बाउंड बाय लॉ है, तब ऐसे व्यक्ति द्वारा किया गया कोई भी कार्य अपराध नहीं माना जाएगा, उसे क्रिमिनल लायबिलिटी से बचाया जा सकता है। बेसिकली दिस सेक्शन डिनोट दिस थिंग। आते हैं सेक्शन 79 में। मैंने कहा था कि प्लस सेक्शन है इसका। तो 79 में कहा गया है कि एनी पर्सन हु इज मिस्टेक ऑफ लॉ, इसमें कहा गया है मिस्टेक ऑफ लॉ के बारे में, यानी कि अगर कोई व्यक्ति ऐसा कार्य करता है जिससे मिस्टेक ऑफ लॉ होती है, यानी कि विधि की भूल होती है, तो वो क्षम्य नहीं माना जाता है। एक इलस्ट्रेशन है 76 के लिए, जो कि आईपीसी में लेट डाउन है। कहा गया है कि अ सोल्जर fire on a mob by the order of his superior officer in conformity with the commands of the law, A has committed no offense. Why? Because he has the order of superior officer. उसके पास सुपीरियर ऑफिसर का ऑर्डर था और वो विधि द्वारा आबद्ध था। अपने से ऊपर के किसी भी ऑफिसर का ऑर्डर जो होता है वो एक तरह से लॉ होता है, उसे मानना ही पड़ता है, तो वो विधि द्वारा आबद्ध था, इसलिए उसका कार्य अपराध नहीं माना जाएगा। और 79 में कहा गया है मिस्टेक ऑफ लॉ के बारे में कि नथिंग इज एन ऑफेंस व्हिच इज डन बाय एन पर्सन हु इज जस्टिफाइड बाय लॉ और who by reason of mistake of fact and not by reason of mistake of law in good faith believe himself to be justified by law। एक बात ध्यान देंगे कि यहाँ पे बाउंड बाय लॉ है और सेक्शन 79 में जस्टिफाइड बाय लॉ है। जस्टिफाइड बाय लॉ, तो इन दोनों में अंतर क्या है? इन दोनों में देखिए, बाउंड बाय लॉ का मतलब होता है कि विधि द्वारा आबद्ध, जस्टिफाई का मतलब होता है कि उसे ये काम करना चाहिए, मतलब कि ये कानून ने उसे दिया हुआ है अधिकार कि आपको ये कार्य करना चाहिए। अब कोई मतलब क्रिमिनल है, वो भाग रहा है, और कोई सिविलियन है उसे देखता है, तो
जो सिविलियन होता है वो जस्टिफाइड बाय लॉ होता है कि वो उस क्रिमिनल को पकड़ के सुपुर्द कर सके पुलिस ऑफिसर के, तो वो होता है जस्टिफाइड बाय लॉ। अब हम देखते हैं मिस्टेक ऑफ लॉ। इसमें कहा गया है कि जो मिस्टेक ऑफ लॉ होती है वो एग्जीक्यूटेड नहीं होती है। तो इसमें मिस्टेक में जैसे दो होता है कि मिस्टेक ऑफ फैक्ट, मिस्टेक ऑफ फैक्ट प्लस मिस्टेक ऑफ लॉ। इसके इन दोनों के लिए मैक्सिमम मिस्टेक ऑफ फैक्ट के लिए है कि इग्नोरेंस या facet execution, यानी कि इग्नोरेंस या फेसिट एग्जीक्यूशन, यानी कि जो फैक्ट की भूल है वो क्षम्य है, लेकिन तब इग्नोरेंस या ज्यूरिस नॉन एग्जीक्यूशन, यानी कि लॉ की भूल क्षम्य नहीं है। फैक्ट की भूल क्षम्य है, लॉ की भूल क्षम्य नहीं है। मिस्टेक ऑफ फैक्ट में एक मैंने आप लोगों को इलस्ट्रेशन बताया था कि कोई व्यक्ति है जो कि बाहर से फॉरेन कंट्री से इंडिया में आता है कुछ 20 किलो सोना लेकर, और मतलब इंडिया में ऐसा लॉ बना हुआ है कि आप कहीं भी बाहर से फॉरेन कंट्री से इतना गोल्ड लेके इंडिया में नहीं आ सकते हैं। तो उसका जो गोल्ड था वो मतलब पकड़ाया, कॉन्फिस्केटेड किया गया उसको बाय द पुलिस ऑफिसर और उसे जेल हुई। यानी कि उसने कहा कि मुझे तो पता ही नहीं था कि यहाँ का लॉ क्या होता है। तो आप इसका एक्सक्यूज़ नहीं ले सकते हैं कि हम इंडिया जा रहे हैं तो उसका लॉ नहीं पता है, किसी अदर कंट्री में जा रहे हैं तो लॉ नहीं पता है, क्योंकि क्या होता है इग्नोरेंस ज्यूरिस नॉन एग्जीक्यूशन, यानी कि विधि की भूल क्षम्य नहीं होती है जबकि तथ्य की भूल क्षम्य होती है। और इन दोनों सेक्शन के बीच में डिफरेंस क्या है कि 76 में क्या है, बाउंड बाय लॉ। यहाँ पे ऑफिसर की बात की गई है कि जो ऑफिसर होता है वो बाउंड बाय लॉ, विधि द्वारा आबद्ध ही होता है वो कार्य करने के लिए, जबकि 79 में क्या होता है, कोई व्यक्ति जो है वो जस्टिफाइड बाय लॉ होता है, यानी कि वो कानून की नज़र में जस्टिफाई होता है वो कार्य करने के लिए। इन दोनों सेक्शन में यही डिफरेंस है। अब हम चलते हैं सेक्शन 77 प्लस 78। ये जो है इसको हम जुडिशियल एक्ट भी कहते हैं, जुडिशियल एक्ट, यानी कि इसमें जज के बारे में बताया गया है कि किसी भी जज का जो कार्य होता है वो अपराध नहीं माना जाता है, जो कि अगर कोई जो जज होता है वो अपने पदवी पर रहते हुए कोई न्यायिक कार्य करता है, कोई जुडिशियल एक्ट करता है इन अ गुड फेथ, तो उसका कार्य अपराध नहीं माना जाता है। ये बताया गया है सेक्शन 77। सेक्शन 77 में बताया गया है एक्ट ऑफ जज, एक्ट ऑफ जज, यानी कि जब कोई व्यक्ति अपने पद पे रहते हुए कोई न्यायिक कार्य करता है तो उसका जो कार्य होता है वो क्राइम यानी कि क्रिमिनल लायबिलिटी से वो नहीं होता है, मतलब वो क्या होता है कि वो बच जाता है क्रिमिनल लायबिलिटी से। और सेक्शन 78, सेक्शन 78 इसमें होता है कि मतलब ऑन द बिहाफ ऑफ जुडिशियल एक्ट, यानी कि सॉरी ऑन द बिहाफ ऑफ द जज, यानी कि जो न्यायाधीश होते हैं उनके बिहाफ पे अगर कोई काम करता है, जैसे कि जज ने किसी को ऑर्डर दिया है कि ये लेके जाइए और किसी को भी देना है, किसी को मान लीजिए सम्मन देना है या फिर कुछ मतलब किसी कागज वगैरह कोई तथ्य देना है, तो अगर कोई व्यक्ति ज़्यादा हो न्यायिकता कार्य करते हुए तो उसका जो कार्य होता है वो क्राइम नहीं माना जाता है। तो यहाँ सेक्शन 78 जो है बिहाफ ऑफ द जज कार्य करते हैं जो लोग,
यानी कि ये न्यायाधीश के बिहाफ पे जो लोग कार्य करते हैं उनका कार्य अपराध नहीं माना जाएगा। ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाते हैं क्योंकि इन सभी सेक्शन को मैंने डेप्थ में पढ़ा है, बस रिवीजन के लिए हम पढ़ा रहे हैं ताकि आप लोगों को रिवाइज हो सके। हाँ, क्लास में थोड़ी ज़्यादा देरी हो गई थी, कैंपिंग हो गई थी, थोड़ा सा इशू था, बट नाउ दैट्स ऑल रिजॉल्व्ड एंड योर क्लास विल बी कंटिन्यू लाइक दिस एंड आई होप कि आप लोग थोड़ा सा मेरे साथ भी बेयर किए होंगे, बट कोई नहीं, होता है। अब आते हैं सेक्शन 80 पे। सेक्शन 80 इसमें दिया गया है कि कोई लॉफुल एक्ट करते हुए, यानी कि कोई लॉफुल एक्ट करते हुए अगर कोई एक्सीडेंट होता है या ऐसी कोई घटना घटती है तो फिर उसका क्रिमिनल लायबिलिटी नहीं बनेगा उस व्यक्ति के लिए। तो इसमें मैंने इंग्रेडिएंट बताए थे आपको 5, आइए वो इंग्रेडिएंट देख लेते हैं। बस इंग्रेडिएंट आप लोग याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। पहला तो क्या होना चाहिए कि वो लॉफुल एक्ट ही होना चाहिए, लॉफुल एक्ट होना चाहिए। दूसरा है लॉफुल मीन्स होना चाहिए, लॉफुल मीन्स होना चाहिए। तीसरा है प्रॉपर केयर एंड कॉजन, प्रॉपर केयर एंड कॉजन, लॉफुल मैनर, लॉफुल मैनर होना चाहिए। और जो है, हाँ, एक जो बहुत ही ज़रूरी या इम्पोर्टेंट कह सकते हैं कि पूरे आईपीसी में बहुत इम्पोर्टेंट है, विदाउट क्रिमिनल इंटेंशन, विदाउट इंटेंशन। अगर इस सेक्शन 80 में ये सारे इंग्रेडिएंट हैं, यानी लॉफुल एक्ट है, जो वो एक्ट कर रहा है वो लॉफुल एक्ट है। लॉफुल मीन्स यानी कि जो एक्ट, मतलब एक्ट जिस चीज़ से किया जा रहा है वो मीन्स जो है वो लॉफुल है। प्रॉपर केयर एंड कॉजन से किया जा रहा है, लॉफुल मैनर के साथ है, विदाउट क्रिमिनल इंटेंशन है। और फिर भी कोई अगर घटना घटित होती है तो फिर उसका जो कार्य होता है वो क्राइम नहीं माना जाएगा, वो जनरल एक्सेप्शन के सेक्शन 80 में लेट डाउन करेगा। इतनी चीज़ें होने के बाद अगर कोई एक्ट होता है तो हम पहले उस पर इन्वेस्टिगेशन करते हैं कि देखते हैं कि वो कार्य कैसा था, किस तरह से था, इंटेंशन क्या था, मैनर क्या थे, मीन्स क्या थे, लॉफुल था, ऑब्जेक्ट था कि नहीं, लॉफुल सब्जेक्ट था कि नहीं, बहुत सारी चीज़ें हम लोग देखते हैं। उसी तरह से इस सेक्शन 80 के लॉफुल एक्ट में हम ये सारी चीज़ें देखेंगे कि एक्ट सही है कि नहीं, लॉफुल है कि नहीं, मीन्स है कि नहीं, केयर एंड कॉजन है कि नहीं, लॉफुल मैनर है कि नहीं, विदाउट क्रिमिनल इंटेंशन होना चाहिए। तो इन सभी क्रिमिनल इंटेंशन को हम लोग कहते हैं मेंस रिया, मेंस रिया। आप लोग को ये पता ही होगा, आप लोग आईपीसी अगर पढ़े होंगे तो मेंस रिया का मतलब होता है गिल्टी माइंड, यानी कि बिना क्रिमिनल इंटेंशन के होना चाहिए। तो अगर सारे एक्ट में ये सारे इंग्रेडिएंट हैं तो उसका जो कार्य होता है वो अपराध नहीं माना जाएगा। अब आते हैं हम लोग सेक्शन 81 पे, जो कि बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट सेक्शन है कह सकते हैं। एक्चुअली पूरा जनरल एक्सेप्शन ही इम्पोर्टेंट है, आरपीटी तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जल्दी उसकी भी क्लास हम लेंगे। सेक्शन 81, इसका जो इस सेक्शन का नाम है वो नाम आप लोग याद रखिएगा। सेक्शन का नाम है कि एक्ट लाइकली टू कॉज हार्म बट डन विदाउट क्रिमिनल इंटेंट एंड टू प्रिवेंट अदर हार्म, यानी कि बड़ी हानि को रोकने के लिए यदि कोई छोटी हानि कारित की जाती है तो उस व्यक्ति द्वारा जो छोटी हानि कारित की गई है उसका कार्य जो है वो क्षमा योग्य होगा, उसका कोई क्रिमिनल लायबिलिटी नहीं होगा। यानी कि इसका जो ये सीधा आप लोग लिख लेंगे कि एक्ट लाइकली टू कॉज हार्म
likely to cause harm but done without criminal intention and to prevent other harm। पूरी राइटिंग खराब है लेकिन कोई नहीं, सह लेंगे। तो इसका ये मतलब है कि अगर कोई बड़ी हानि को रोकने के लिए, किसी बड़ी हानि को रोकने के लिए हम विदाउट क्रिमिनल इंटेंशन, ये हमेशा याद रखिएगा कि किसी भी एक्ट में क्रिमिनल इंटेंशन नहीं होना चाहिए। बहुत ही की पॉइंट है और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्रिमिनल इंटेंशन। तो अगर हम किसी बड़ी हानि को रोकने के लिए कोई छोटी हानि कारित करते हैं, बशर्ते कि कोई क्रिमिनल इंटेंशन नहीं होना चाहिए, तब आपका कार्य जो है वो क्षमा योग्य होगा। इसका एक बहुत ही बड़ा केस कह सकते हैं, डिबेटेबल केस कह सकते हैं, वो है आर वर्सेस डेडली का केस। आप लोगों ने बहुत बार ये केस पढ़ा होगा, मे बी आर वर्सेस डेडली ऑब्लिक स्टेफन। आर वर्सेस डेडली का केस है, ये बहुत ही ज़्यादा है, इंग्लैंड का केस है। इस केस के तथ्य मैंने बताए हैं लेकिन ओरली मैं बता दे रही हूँ कि कुछ व्यक्ति थे, वो नाव पे, मतलब एक बड़े जहाज़ पे जा रहे थे, वो उनका जहाज़ बीच समुद्र में डूबने लगता है। वो एक छोटी नाव पे स्केप कर जाते हैं और 4 लोग होते हैं, उसमें एक 18 साल का लड़का होता है, बाकी जो 3 पर्सन होते हैं वो ज़्यादा एज के होते हैं। तो वो लोग एक दूसरे से मतलब मिल बात करके 18 साल के जो लड़का था उसको मार देते हैं, मार के खा जाते हैं अपने जीवन यापन के लिए। फिर उसके बाद उन्हें कोई बोट बचाने आती है, फिर वो जब बच जाते हैं तो उनके ऊपर क्रिमिनल चार्ज लगता है मर्डर का। उसके बाद मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं, फिर इन्हें दोषी करार कर दिया जाता है। लेकिन इसमें देखने वाली बात क्या है कि वो कहते हैं कि हमने 3 लोगों को बचाने के लिए एक को मारा था, यानी कि हमने बड़ी हानि को रोकने के लिए छोटी हानि कारित की थी। लेकिन इस केस में जज ने कहा था कि मतलब आपको जो इंटेंशन होता है वो क्रिमिनल नहीं होना चाहिए। आपको व्यक्ति को तब तक बचाना चाहिए जब तक कि आपकी जान पे ना आ पड़े। हालांकि अपने से आगे कोई नहीं, आपकी अगर जान जोखिम में है तो आप सबसे पहले खुद को बचाएंगे, उसके बाद किसी और को बचाएंगे। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। लेकिन अगर आप बच रहे हैं, आप बच जाएंगे, इसका आपके पास मतलब थोड़ा विश्वास है, बिलीव है, तो फिर आप किसी की भी जान नहीं ले सकते हैं, आपको ये अथॉरिटी नहीं दी गई है। तो इसके इन लोगों को मतलब चार्ज किया गया था क्राइम के लिए। अब हम देखते हैं दूसरा सेक्शन। हाँ, तो इस सेक्शन में 81 में सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? क्रिमिनल इंटेंशन नहीं होना चाहिए, विच इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट की पॉइंट। अब आते हैं सेक्शन 82 पे। सेक्शन 82 में क्या है? एक्चुअली हम आपको ओरिजिनल सेक्शन का नाम बताना चाहते हैं, वैसे तो पता है। सेक्शन 82 डोली इन कैपेक्स। डोली इन कैपेक्स अगर आप लोग लॉ की तैयारी कर रहे हो तो आप लोगों को पता ही होगा कि क्या होता है डोली इन कैपेक्स। डोली इन कैपेक्स का मतलब होता है कि कोई भी बात अपराध नहीं है जो कि 7 साल से कम उम्र के बच्चे द्वारा की गई हो। डोली इन कैपेक्स का मतलब होता है अंडर 7 ईयर एज ऑफ चाइल्ड। अंडर 7 ईयर एज ऑफ चाइल्ड, यानी कि कोई बात अपराध नहीं है जो कि 7 साल से कम उम्र के बच्चे के द्वारा की गई हो। ऐसा इसलिए कहा जाता है कि जो 7 साल के कम उम्र के बच्चे होते हैं उनकी जो मतलब समझने की शक्ति होती है, जो अंडरस्टैंडिंग पावर होती है, कंसिक्वेंसेस को समझने की जो पावर होती है वो डेवलप नहीं होती है।
ऐसा माना जाता है, इसलिए उनका कार्य अपराध नहीं है। ठीक है, अब आते हैं सेक्शन 83 पे। सेक्शन 83 बस यहाँ पे डोली इन कैपेक्स है, यहाँ पे डोली कैपेक्स लगा दीजिए। डोली कैपेक्स डोली कैपेक्स इसका मतलब है कि 7 to 12 ईयर एज ऑफ चाइल्ड। यानी कि 7 से 12 वर्ष के बीच में जो बच्चे होते हैं उनके द्वारा किया गया कार्य। देखिए, लेकिन इस सेक्शन में जो बच्चे की मानसिक स्थिति होती है उसे देखते हुए निर्णय दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि इन्हें पूरी तरह से छूट दे दी गई है, इन्हें मतलब एक्सेप्शन में रखा गया, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इनका जो मानसिक स्थिति है, परिणाम समझने की जो शक्ति है, उसके अकॉर्डिंग इन्हें दंड दिया जाता है। एक एग्जाम्पल लेते हैं कि मान लीजिए कोई 10 साल का बच्चा है, उसने कोई फ़ोन चुराया और वो शॉप पे चला गया, उसको बेच दिया, बेच के पैसे लिया और उसने पैसे मतलब जो भी किए हो खा गया या फिर कहीं ले लिया अपने पास। तो इस स्थिति में आपने ये देखा कि जो बच्चे की मानसिक स्थिति वो इस समझदारी की तरफ है कि अगर हम मोबाइल बेचेंगे तो उससे पैसे मिलेंगे, यानी कि उसका जो इंटेंशन है वो पैसे लेने का है। और यहीं पे देखेंगे कि अगर कोई 10 साल का बच्चा है, उसने फ़ोन लिया, फ़ोन को कुछ दिया, फ़ोन को फेंक दिया, कुछ भी किया, तो यहाँ पे ये देखते हैं कि उसका जो मतलब कंसिक्वेंसेस समझने की जो शक्ति है, जो पावर है, इतनी डेवलप नहीं हुई है कि वो जाए फ़ोन को बेच के पैसे ले ले। तो इस हिसाब से हम ये देखते हैं कि दोनों में डिफरेंस है, यानी कि अंडरस्टैंडिंग पावर का डिफरेंस है। तो उसी के लिए 7 से 12 वर्ष के बच्चे में देखा जाता है कि इनकी जो मानसिक स्थिति है किस हद तक डेवलप हो चुकी है, ये कार्य के परिणाम को समझ रहे हैं या नहीं, उस कार्य की स्थिति को, परिस्थिति को समझ रहे हैं कि नहीं, तो उस हिसाब से उन्हें दंड दिया जाता है। तो आज हमने सेक्शन 76 से 83 तक रिकैप कर लिया है और बहुत सारे क्लास में गैपिंग हो गई थी, तो अब से क्लास कंटिन्यू चलेगा। और ये कुछ आप लोगों के लिए रिकैप था, बाकी हम कल रिकैप करेंगे। थैंक यू सो मच।